नरेंद्र मोदी जिस कुर्सी पर बैठे हैं ना, उस कुर्सी तक पहुंचने की सीढ़ी किसने तैयार की थी, फाउंडेशन किसने लगाई थी? आपने ब्रेक से पहले रागी जी को सुना, रागी जी ने बताया आइडियोलॉजी मेन है, वो आइडियोलॉजी जिसका विस्तार नरेंद्र मोदी ने किया। आपने त्रिपाठी जी को सुना, त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई वृक्ष आज इतना बड़ा हमको दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी, लेकिन उसकी जड़ जो है, वो काडर जो है, वो है संघ, वो है आरएसएस, जिसके बिना ये मुमकिन नहीं था। हम इसकी आगे बात करेंगे, लेकिन कई बार जब कोई वृक्ष बहुत बड़ा होता है ना, तो उसमें योगदान जो है वो खरपतवार का भी हो जाता है। तो आज विपक्ष जो है हमको वही खरपतवार जैसा ही दिखाई दे रहा है। अब इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं, एक रैली चल रही है जयपुर के अंदर। मेरी इस बात से हो सकता है बहुत लोग नाराज हो जाएं, खरपतवार मैंने कह दिया विपक्ष को, लेकिन आज वैसी स्थिति लग रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी वहां पहुंचने वाली हैं और खड़गे साहब सब हैं आज वहां पर जयपुर की सभा में। और प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हैं, तो जरा सुनिए उनको आप, फिर आते हैं, लौटते हैं अपनी चर्चा पर। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं, तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए? बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया? अग्निवीर जैसी स्कीम लाई, जिससे वो बच्चे, वो नौजवान जो मेहनत करके रोज रोज वर्जिश करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं टूट गई। पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेश में, जहां देखिए नौजवान मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, माता पिता कमाकर उसको मुश्किल से लोन लेके कैसे भी उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, उसके ट्यूशन करा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। ये परिस्थितियां हैं आज। प्रियंका गांधी जो बात कह रही हैं वो उसमें कोई नई बात नहीं है, उनका काम है। वो विपक्ष में है तो इस सरकार की कमियां जो उनको लगती है उनको वो उजागर कर रहे हैं। तो वो उन्होंने वही काम किया। आगे भी जो भाषण होंगे उसमें ये होगा, हम छोटा छोटा आपको भाषण सुनाते रहेंगे। देखिए, हमने बात की ना कि ये 303 कैसे पहुंच गई 2 से भारतीय जनता पार्टी। मैं जो बात अभी कह रहा था, विपक्ष का रोल, बहुत से लोग ये चर्चा करते हैं कि आज नरेंद्र मोदी हमको इतनी ऊंची शख्सियत इसलिए दिखाई देते हैं कि उनके सामने जो हैं उनका कद बहुत छोटा हो गया, तो लोग तुलना भी नहीं कर पाते, मतलब भाई ये नहीं तो कौन। तो इसीलिए शायद नरेंद्र मोदी को उसका भी फायदा मिल रहा है। क्या सामने कोई है नहीं? बिल्कुल है। देखिए, सामने उतना कद्दावर नेता कोई है नहीं जो कि नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं जो है चुनौती दे सके भारतीय राजनीति में। और इसका देखिए, राहुल गांधी के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि राहुल गांधी जो है वो उस तरह के पॉलिटिशियन है ही नहीं जो कि फुल टाइम पॉलिटिशियन हो और नरेंद्र मोदी जैसी राजनीति को कहीं ना कहीं चुनौती दे सके। लेकिन ये कहना कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हीं के कारण पार्टी यहाँ तक पहुँची है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बताइए। देखिए, 1980 में अगर हम बात करें जब पार्टी बनी थी, तो पार्टी के सामने बड़ा पशुपेश था। वो सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे लेके जाना चाहती थी। 84 में जो कुछ हुआ, 2 सीटें आई, उसके कारण पार्टी जो है पूरी तरह से उसको समझ आया कि ये चलने वाला नहीं है। उन्होंने तब तक राम मंदिर का जो पूरा इशू था उसको अपने ऊपर नहीं लिया था। ये जाके 89 में हुआ जब पालमपुर की पूरी अधिवेशन हुआ और बीजेपी ने पूरी तरह से राम मंदिर का जो इशू है उसको अपने ऊपर ले लिया और वहां से जो ग्रोथ शुरू हुई थी। हाँ, मैं बस इतना बता दूं, आपने 84-89 की बात की, दर्शकों को वो जर्नी याद रहनी चाहिए ना। 84 पहला इलेक्शन था भारतीय जनता पार्टी का, 2 सांसद चुन करके आए थे और वो सांसद आडवाणी और वाजपेयी नहीं थे। 89 जिसकी आप बात कर रहे हैं, 5 साल में पार्टी 2 से 85 पहुंच गई थी। बिल्कुल। तो ये 84 से जो शुरू हुआ, उनको समझ आया कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है, या राम मंदिर का, हिंदुत्व भी नहीं बोलूंगा, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पार्टी को आगे ले जा सकता है। देखिए, अगर इन्होंने पहले जो है हिंदुत्व का मुद्दा उठाया होता तो बहुत जल्दी पार्टी और वो खाद जो चाहिए थी वो वहां से शुरू हुई। और पालमपुर के जो अधिवेशन था उसके बाद तो और जो है खाद जो है वो तेजी से बढ़ी। अब 90 का दशक आप याद करिए, 90 के दशक में क्या हो रहा था। 91 में पहुंच गई 120। हाँ, तो 91 में देखिए इसलिए कम हुआ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 91 में इसलिए कम हुए क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो गई। आप खुद सोचिए क्या क्या घटनाएं हो रही थी। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो उस कारण आपको बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद 90 के दशक में जब ये सारा कुछ कोएलिशन गवर्नमेंट और ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त जो बड़े बड़े सतर्क थे, लालू प्रसाद यादव बिहार में इमर्जिंग वो थे,
मुलायम सिंह यादव यूपी में इमर्जिंग वो थे। वो दशक था जब मुलायम सिंह यादव अपनी पोजीशनिंग कर रहे थे। राम जो सेवक थे, कार सेवक थे, उन पे गोलियां चल गई थी और मौलाना जो उनको बोले जाने लगा था मौलाना मुलायम, वो अपनी जो अलग ही राजनीति जो है वो समाजवादी थॉट का चरम था, पीक वो था। बिल्कुल पीक था। और दूसरा वो उस तरह की राजनीति थी जिसमें मुसलमानों को मुलायम सिंह यादव अपनी ओर खींच रहे थे और ध्रुवीकरण की राजनीति पूरी तरह से बना रहे थे। तो बीजेपी के लिए वो जो स्पेस था, वो पूरा स्पेस बीजेपी जो है वो इस कारण से कैप्चर कर पा रही थी क्योंकि राम मंदिर का पूरा मुद्दा था 1990 के दशक में। अभी हम लोग जहाँ लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा शुरू। हाँ देखिए, अभी हमने बहुत सारी बातें हो गई ना, संघ की बात हो गई, आइडियोलॉजी की बात हो गई, तो ये संघ और आइडियोलॉजी तो हमेशा से रहे भारतीय जनता पार्टी के पास। फिर क्या वजह है कि 84 में 2 सीट, 89 में 85 सीट, 91 में 120 सीट, जहां तक अभी आपने बात की, और एक जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, 96 से दौर शुरू हुआ भाजपा का सत्ता में आने का। 96 में 161 सीट, 13 दिन की सरकार वाजपेयी साहब की। ये बढ़कर 1998 में 2 साल बाद इलेक्शन हुआ, 182 हो गई, 21 सीट बढ़ गई, वहां बनी 13 महीने की सरकार। और फिर 99 में उनको फुल टर्न मिला जब 182 था। अब ये नरेंद्र मोदी से पहले की भाजपा का पीक था 182। यहां से फिर अगले 10 साल वो विपक्ष में आए और उसका ग्राफ फिर नीचे गिरता गया। इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया था। सब कुछ पहले से मौजूद था, संघ भी था, आइडियोलॉजी भी थी, राम मंदिर का इशू भी था, लेकिन तब तक भाजपा 200 के ऊपर नहीं गई जब तक नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप नहीं आई। तो हम क्यों नहीं कहें कि आज भाजपा ये जो भी है इसके पीछे जिम्मेदार एक व्यक्ति। सहमत हैं आप? इसमें कोई दो राय नहीं कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इसकी जड़ों में आरएसएस। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो वो गुरु गोलवलकर से मिलने नागपुर आए और उन्होंने कहा संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी से कि संघ राजनीतिक दल बनाए, हम उसमें शामिल होंगे। गुरु गोलवलकर ने कहा कि संघ राजनीति नहीं करता, संघ राजनीति कभी नहीं करेगा। आपको राजनीति करना है, आप राजनीति करें, आप पार्टी बनाएं, संघ आपको स्वयंसेवक देगा। उन्होंने जनसंघ की स्थापना की तो दीनदयाल उपाध्याय वहाँ दिए गए, अटल बिहारी वाजपेयी गए, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी गए। 77 का जब इमरजेंसी का आंदोलन हुआ, संघ के ऊपर बंदी लगी, उसके बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई हुई उसमें संघ लड़ा पूरे तरीके से। और जयप्रकाश नारायण ने यह कहा था दिल्ली में कि अगर संघ सांप्रदायिक है तो मैं भी सांप्रदायिक हूँ। जयप्रकाश नारायण संघ के कंट्रीब्यूशन से इतने खुश थे। सत्ता जाने के बाद अब दोहरी सदस्यता की बात आई और जब यह कहा गया कि आप संघ में रहो या जनता दल में रहो, तब अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने वापस संघ का रुख किया और पूछा कि अब हम निर्णय लेने की स्थिति में हमें अलग पार्टी बनानी पड़ेगी। संघ ने कहा पार्टी बनाओ, कार्यकर्ता हम आपको देंगे। और जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अब जो हमने जनसंघ बनाया था, हमने भारतीय जनता दल में विलय कर दिया था, हम वापस शुरू करेंगे और दीपक चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का लेंगे, तो संघ ने कहा दीपक बुझ गया है, अब आप नई सुबह कीजिए, नया कमल खिलाइए। और वहीं से अटल बिहारी वाजपेयी ने उस कमल को पकड़ा और कमल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी ने लिया। उसके बाद लगातार संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ता देता रहा, वैचारिक ताकत देता रहा, अपने कैडर की ताकत देता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने जब 84 में जब 2 सीटें आई, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी हताश थी, लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आडवाणी के अटल बिहारी के वाजपेयी के बाद आडवाणी पहली बार अध्यक्ष बनने के बाद नागपुर संघ मुख्यालय पहुंचे तो संघ प्रमुख ने उनसे कहा कि 2 से 200 पे जाने में समय नहीं लगेगा, आप जमीनी स्तर पर काम करो, विचारधारा से समझौता मत करो, आप आगे बढ़ोगे। संघ ने वहां उनका साथ दिया। जब लालकृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालने के पहली रथ यात्रा निकालने के संघ से अनुमति मांगी, संघ ने कहा आपके साथ राम जन्मभूमि आंदोलन में संघ पीछे खड़ा है और इसमें आपके साथ रहेगा। आडवाणी रथयात्री बने, भारतीय जनता पार्टी की जमीनें मजबूत करी। और उसके बाद देखिए लगातार संघ का आप कंट्रीब्यूशन देखते रहिएगा। 2005 में जब आडवाणी पाकिस्तान गए थे और उन्होंने वहाँ पर जिन्ना को सेकुलर कहा तो संघ ने कहा विचारधारा से समझौता नहीं चलेगा, आदमी कितना भी बड़ा हो आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ेगा। उस समय के संगठन महामंत्री संजय जोशी ने आडवाणी को फोन करके कहा आपको कल इस्तीफा देना पड़ेगा। पूरी पार्टी ने कोशिश की कि आडवाणी का इस्तीफा नहीं हो, मामला आया जाए, लेकिन संघ का निर्णय था कि आडवाणी का इस्तीफा बात कह रहे हैं मतलब आडवाणी। उसके बाद एक और किस्सा आपको सुनाता हूं। बीजेपी की ताकत है आइडियोलॉजी से नो कॉम्प्रोमाइज। बिल्कुल। उसके बाद आडवाणी का इस्तीफा हुआ, राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने और जब 2009 में संघ ने कहा कि अब दिल्ली का कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा और
नागपुर के गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेजा। सर मैं फिर एक ही सवाल पर खड़ा हूं, आज भी सब कुछ होते हुए क्यों नहीं 200 के ऊपर जा उसका पाए? भी रीजन मैं आपको बताता हूं। जब 2009 में वाजपेयी जी इतनी बड़ी शख्सियत, आडवाणी जी इतने बड़े मोदी की स्ट्रेटेजिस्ट, भूमिका, सर मैं संघ की भूमिका एक लाइन में और बता रहा हूं, एक लाइन और जोड़ देता हूं उसके अंदर। 2012 का एक लाइन में जोड़ देता हूं। 2012 में जब लालकृष्ण आडवाणी ने इस्तीफा दिया 2013 में कि 2014 में नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख नहीं बनाना है, वह संघ था जिन्होंने सूरज सैनी को गोवा अधिवेशन भेजा और कहा कि नरेंद्र मोदी ही प्रचार अभियान प्रमुख होंगे और अगले भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे। अब नरेंद्र मोदी प्रचार के प्रमुख नहीं बनते, अगर नरेंद्र मोदी को लीडरशिप संघ लड़ा रहा ना, नहीं दी जाती अगर 2014 में, यह नहीं होता। कहां पहुंचती? यह संघ जानता था, यह संघ जानता था कि 2009 में आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन नहीं कर पाई, अब नेतृत्व पर परिवर्तन करना होगा। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर भेजा नितिन गडकरी को और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री के रूप में संघ ने, जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है ना, मतलब वहां से यहां लाने में। देखिए एक सवाल ही मेरे से करते, फिर मैं आपके पास आऊं। क्या कहते हैं? क्या बात है, हम देखिए नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सब मानते हैं कि वो जो पार्टी को यहाँ तक लेके आए, फॉर्मिडेबल फोर्स बनाया। आप बड़ा चीज किसे मानते हैं, 2 से 182 पहुंचना या 182 से 303 पहुंचना? सवाल अच्छा है आपका। जो पार्टी मरी हुई हो एकदम उठाना उसको ज्यादा मुश्किल है, या जो पार्टी फल फूल रही हो, बड़ी हो गई हो, उसको आगे ले जाना मुश्किल? नहीं, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। किसको दें ज्यादा योगदान, ज्यादा श्रेय किसको दिया जाए? सही सवाल किया। जो 2 से 182 ले गया, या जो जिसने कमान जब संभाली उससे पहले पार्टी के पास थी 2004 के अंदर 138 से 2009 में 116, जो 116 से 282 ले गया, किसका श्रेय ज्यादा है? सौरभ जी, हम कभी भी ऐसे बाइनरी में नहीं देखते हैं, लेकिन 2-3 बातें हमको मोटा मोटी समझ लेनी चाहिए। जो 85 सीटें लेकर के आ रहे हैं वो तब शुरू हो रहा है जब राम जानकी रथ यात्रा शुरू हो रही है, सीतामढ़ी जिले से लेकर के, और उस समय जो है वो यहाँ पर गोरखपुर तक के लिए और अयोध्या तक के लिए वो रास्ता होते हुए यहाँ पर राम जन यात्रा जब शुरू होती है और राम मंदिर आंदोलन की नींव वहां से चलती है, तब आप भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ देखते हैं। लेकिन वो आकर के 182 पे सैचुरेट हो जाता है, प्लेटो आ गया ना। अटल बिहारी वाजपेयी तो उस समय भी थे, बिल्कुल। लाल कृष्ण आडवाणी थे, भारत के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, यही नारा चलाया था। संघ की सारी इकाइयां थी। सही बात। लेकिन वो 182 पर आकर के टिक जाती है। कोई संघ के योगदान से नकार नहीं रहा है, बिल्कुल नकार नहीं सकते आप। स्वदेशी आंदोलन का मूवमेंट चलाया संघ ने, और जो कॉरपोरेट और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, देसी इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जोड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जब 13 दिन की सरकार आई तो एनरॉन प्रोजेक्ट को साइन कर दिया। मैं जो इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं, ये सब चीज था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर सत्ता में आने के लिए न नेतृत्व था और न ही वो कोई विचारधारा थी जिसको ले जाकर के वो खड़ा कर सके। सुन लीजिए, विचारधारा कैसे नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी की मूल जो थी वो रहा, लेकिन एस्पिरेशनल इंडिया का जो स्वप्न नरेंद्र मोदी ने दिखाया, एक तरफ तो उन्होंने दिखाया और दूसरी तरफ उन्होंने अपने सक्सेस स्टोरी गिनाए। हिंदुत्व के आइकन के रूप में ऑलरेडी वो गुजरात में एस्टैब्लिश थे, तो पूरे देश में हिंदुत्व का एक पोस्टर बॉय एक तरफ, दूसरी तरफ मैं ये कह दूं, आप ये कह रहे हैं वाजपेयी जी तक आइडियोलॉजी भी थी, इच्छा भी थी, सब लेकिन चीज था, कर नहीं पाए। लेकिन सब चीज था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी था, लेकिन वो 182 पे जाकर के टिक जा रहा था। वहां से फिर 2004 में आप नीचे आ रहे हैं, अपना 2009 में आप नीचे आ रहे हैं, अपना कोर एजेंडा लागू नहीं कर पाए ना, कोर एजेंडा नहीं लागू कर पाए, और विश्वास भी नहीं था कैडर को कि भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। और वो नरेंद्र मोदी ने दिया, वो नरेंद्र मोदी के साथ आया। हाँ, अब मैं इनके सवाल पर आ रहा हूं, इसका जवाब जो बिल्कुल मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। मैं बात कर रहा हूं, ये बात बिल्कुल देखिए, अगर हम विकास की बात करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स वाजपेयी के टाइम में शुरू हुई। हम अगर बात करेंगे, वही बात आ गई ना सर, वाजपेयी जी जो है फिर 182 से 116 भी तो हो गई ना 2009 में। वाजपेयी जो है उनकी हेल्थ उसके बाद डिटीरियोरेट हुई। याद करिए
किस तरह से हेल्थ डिटीरियोरेट हो अच्छा, रही ठीक थी, है, मैं वाजपेयी डिटीरियोरेट हो नहीं, रहे नहीं, तो फिर मैं दूसरा फिर यही बात हो जाएगी। नहीं, फिर वही बात हो जाएगी। इंप्लीमेंट कर पाए, मतलब कोalition उस वक्त सरकार थी, सब कुछ बार बार था। वो सरकार कह रही थी जब हम मेजॉरिटी लेकिन में जब आप कह रहे तो आप हम कह रहे हैं अपने कि इसलिए नहीं एजेंडे कर तय पाए करेंगे। कि वाजपेयी जी की सेहत खराब हो गई थी, मतलब तब भी सब कुछ बुनियाद में पड़ा हो, तब भी पार्टी को लीडरशिप की जरूरत बिल्कुल थी, जरूरत एक आदमी की जरूरत थी बिल्कुल टॉप है। पर, वो उस ये वक्त agree। वाजपेयी थे, वो जहां तक ले जा सकते थे ले गए। बिल्कुल उसके बाद आप ग्राफ नीचे आ रही है भाजपा, और उठ तब रही है जब फिर एक आदमी नेतृत्व में आया बिल्कुल है। ऐसा तो हम क्यों नहीं कहें कि भाजपा भी और पार्टियों की तरह तभी फल फूल पाती है, तभी वृक्ष बना पाती है जब उसको एक ऐसा माली मिलता है। नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि ये हम लोगों ने बातचीत करते हुए थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी शुरू कर दी है डिबेट। संघ और नरेंद्र मोदी अलग नहीं है भाई, संघ नरेंद्र मोदी एक ही है। संघ नरेंद्र मोदी इतना एक हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक सरसंघचालक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, द्वितीय सरसंघचालक गोलवलकर जी से लेकर आज तक मोहन जी तक जितने एजेंडे संघ के रहे हो नरेंद्र मोदी बैठ के पूरा कर रहे हैं। तो आप जब इस तरह की डिबेट होगी तो जो टीवी देख रहे होंगे लोग तो थोड़ा अलग दिख सकता है। मैं थोड़ा सा एक मिनट हर्षवर्धन जी, 2004 हर्षवर्धन जी, मैं एक लाइन हर्षवर्धन में जी, कह देता हूं सवाल, पूरा हर्षवर्धन ब्रेक का जी, भी समय हो गया, बात कर लेंगे। ठीक भाई जो कुछ है मोदी की वजह से है ना, इसको हम क्यों नहीं मानते? नहीं, ये मान ही रहा है, ये कौन नहीं आज मानेगा? जो है मैंने मोदी तो- की वजह से है। मैंने तो हर्षवर्धन जी- शुरू में ही कहा कि गांधी के बाद कौन तो नरेंद्र मोदी है। लेकिन जब आप कहते हैं कि कहीं एक दूसरे के सामने खड़ा करते हैं तो ये ठीक नहीं है। आप अगर ये कहें कि नेहरूवियन आइडियोलॉजी, उस नेहरूवियन थॉट प्रोसेस के सामने नरेंद्र मोदी ने ये नेशनलिस्ट नैरेटिव खड़ा किया, चलिए तो ठीक है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी अरे एक खड़ा ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा, अब बीजेपी का हमने जर्नी की बात कर ली है, ब्रेक के बाद थोड़ा तुलना करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी क्या थी, क्या आइडियोलॉजी थी, क्या बेस था, सामाजिक आधार क्या था, और वो भाजपा, नरेंद्र मोदी की भाजपा ने, अमित शाह की भाजपा ने कैसे उसको को ऑप्ट किया। आज नरेंद्र मोदी की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये क्या उस समाजवादी सोच से कुछ अलग हैं क्या, जो कभी जयप्रकाश नारायण की थी, जो कांग्रेस पार्टी की सोच कुछ बुनियाद में थी। कभी कभी तो लोग कहते हैं लेफ्ट की सोच जो थी वो भी आज आपको उसकी भी धारा आज की भाजपा के अंदर मिल जाएगी। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये जो बगीचा बनाया है ना, इसके वजह से कोई और दूसरे पेड़ पर दूसरी पार्टियों की तरफ देख नहीं पा रहा, और इसका हल क्यों नहीं ढूंढ पा रही कांग्रेस पार्टी? क्या है आखिर ऐसी दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी एक विचार नहीं खड़ा कर पा रही है नरेंद्र मोदी के सामने आज?